चंदनपुर नाम के एक खुशहाल और हरे भरे गांव में ठाकुर रघुवीर सिंह अपने इकलौते बेटे विक्रम के साथ रहा करते थे। रघुवीर जी के जीवन में धन दौलत मान सम्मान किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनका अनाज और मसालों का व्यापार दूर दूर के शहरों तक फैला हुआ था और उनके बड़े बड़े गोदामों में दर्जनों मजदूर दिन रात काम करते थे। लेकिन इस आलीशान जिंदगी के पीछे एक गहरा सन्नाटा भी था। विक्रम को जन्म देते ही रघुवीर जी की पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी। रघुवीर जी ने माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाते हुए विक्रम को लाड़ प्यार से पाला था। एक दोपहर जब रघुवीर सिंह अपने दालान में बैठे बही खाते देख रहे थे, तभी उनके पुराने मित्र और रिश्तेदार दीनदयाल का आना हुआ। अरे रघुवीर भाई, राम राम, कैसे हो? आइए आइए दीनदयाल जी, बड़े दिनों बाद इस तरफ का रास्ता याद आया। बैठिए। अच्छा, यह बताइए कि जो काम मैंने आपको सौंपा था उसका क्या हुआ? कोई बात आगे बढ़ी या नहीं? भाई, उसी सिलसिले में तो इतनी चिलचिलाती धूप में भागता हुआ आया हूं। अच्छा, तो जल्दी से बताओ, लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसका स्वभाव कैसा है और उसके माता पिता क्या करते हैं? अरे रुको रुको रघुवीर भाई, जरा सांस तो लो। इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? लड़की वाकई बहुत सुलझी हुई है, शांत स्वभाव की है और रूप रंग में भी अच्छी है। उसके माता पिता मध्यम वर्गीय हैं, न बहुत अमीर न ज्यादा गरीब, बस मान मर्यादा वाले लोग हैं। लेकिन तुमने जैसी संस्कारी लड़की मांगी था, यह वैसी ही है। दीनदयाल जी, लड़की सिर्फ संस्कारी हो इतना ही काफी नहीं है। उसके भीतर मेरे बेटे विक्रम से भी ज्यादा समझदारी और दिमाग होना चाहिए। तुम तो जानते ही हो कि विक्रम कितना सीधा और भोला है। वह दुनिया की चालाकियों को नहीं समझता, किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और लोग उसे आसानी से ठग लेते हैं। इतना भोलापन भी आज के जमाने में सही नहीं है भाई। मुझे हर पल उसकी इसी कमजोरी की चिंता सताती रहती है। मैं चाहता हूं कि विक्रम की जीवन संगिनी उससे ज्यादा होनहार और व्यावहारिक हो। अगर ऐसी लड़की मिल गई तो मैं इस दुनिया से निश्चिंत होकर जा सकूंगा। आखिर मेरा क्या भरोसा, आज हूं कल नहीं। दोनों बच्चों को एक दूसरे के सहारे ही जिंदगी काटनी है। मैं हमेशा तो उसका हाथ थामने के लिए मौजूद नहीं रहूंगा ना। बस अपनी आंखें मूंदने से पहले मैं विक्रम के भविष्य को सुरक्षित देखना चाहता हूं। तुम नाहक चिंता करते हो रघुवीर सिंह। वह लड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसा तुम चाह रहे हो। गुणवान भी है और तेज तर्रार भी। वह तुम्हारे इस भरे पूरे घर को और हमारे विक्रम को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। तुम बस ये बताओ कि लड़की देखने कब चलना है? जब तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो लड़की अच्छी ही होगी। ठीक है, हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। मैं आज ही विक्रम से बात करता हूं। तुम लड़की वालों को संदेश भिजवा दो कि हम कल ही उनके घर आ रहे हैं। यह हुई ना बात, तो मैं चलता हूं और उन्हें तैयारी करने को कह देता हूं। लड़की वाले मेरे दूर के रिश्ते में ही आते हैं, इसीलिए मैं उस बिटिया को बचपन से जानता हूं। बाकी कल तुम खुद देख लेना। दीनदयाल के जाने के बाद रघुवीर सिंह ने विक्रम को अपने पास बुलाया। विक्रम एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह आदर सहित आकर खड़ा हो गया। जी पिताजी, आपने याद किया, कोई विशेष काम था? हाँ विक्रम, यहाँ मेरे पास बैठो। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल हमने तुम्हारे विवाह के लिए एक लड़की पसंद की है। कल सुबह हमें उन्हें देखने जाना है। लेकिन पिताजी, यह कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तुम इस दुनिया में आ चुके थे और तुम कह रहे हो कि उम्र नहीं है। सही समय पर गृहस्थी बस जाए तो अच्छा रहता है। मेरी इच्छा है कि मेरे जीते जी इस घर में बहू आ जाए और गृहस्थी संभाल ले। अगर तुम्हारे मन में कोई और बात हो या तुमने किसी को पसंद किया हो तो बेझिझक बताओ। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही कह रहा था। जैसा आपको ठीक लगे, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। कल जब हम लड़की के घर जाएंगे तब तुम उससे अकेले में मिलने की मांग करना और उससे 3 सवाल पूछना। अगर वह लड़की उन तीनों सवालों के सही जवाब दे दे तभी इस रिश्ते के लिए हाँ कहना। अगर वह जवाब ना दे पाए तो चाहे वह कितनी भी सुंदर या संस्कारी क्यों ना हो, तुम साफ मना कर देना। ऐसा क्यों पिताजी? और वे कौन से 3 सवाल हैं? वे सवाल मैं तुम्हें कल सुबह प्रस्थान करने से पहले बताऊंगा। बस इतना याद रखना, अगर वह लड़की मौन रह जाए या सही उत्तर ना दे सके तो समझ जाना कि वह तुम्हारे जीवन की कश्ती संभालने के लायक नहीं है।
लेकिन पिताजी, मात्र 3 सवालों से किसी की योग्यता और समझदारी का पता कैसे लगाया जा सकता है? ये कैसे संभव है? संभव है बेटा। एक असाधारण और गहरी समझ रखने वाली लड़की ही उन पहेलीनुमा सवालों की तह तक पहुंच सकती है। हर कोई उनका जवाब नहीं दे सकता। मैंने दुनिया देखी है और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। जो लड़की उन सवालों के जवाब देगी वह तुम्हें भी संभालेगी और इस व्यापार को भी। उस पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकोगे। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। पिताजी, आप मेरे लिए भगवान समान हैं। मुझे आपकी समझ पर पूरा भरोसा है। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं उस लड़की से वे 3 सवाल जरूर पूछूंगा और आपसे वादा करता हूं कि यदि उत्तर सही नहीं मिले तो मैं इस विवाह के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। अगले दिन रघुवीर सिंह और विक्रम दीनदयाल के साथ लड़की कादम्बरी के घर पहुंचे। लड़की के पिता ने उनका पूरे आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। कुछ देर औपचारिक बातचीत होने के बाद रघुवीर सिंह ने अपनी शर्त रखी। भाई साहब, आपकी बिटिया हमें बहुत पसंद है, लेकिन हमारी एक इच्छा है। हम चाहते हैं कि लड़का और लड़की एकांत में कुछ देर बातचीत कर लें, ताकि आगे चलकर उनके बीच कोई संकोच ना रहे। आजकल के जमाने में बड़ों के सामने बच्चे खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, लेकिन हमारे कुल की मर्यादा और रीति रिवाज इसके खिलाफ है। विवाह से पहले हम अपनी बेटी को किसी पराये लड़के के साथ अकेले में बात करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? समाज के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? भाई साहब, आप किस पुराने दौर की बात कर रहे हैं? आज का समय बदल चुका है। यदि दोनों आपस में 2 बातें कर लेंगे तो एक दूसरे के विचारों को समझ पाएंगे। इससे आगे का जीवन आसान होगा। मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई गलत फहमी पैदा हो। यदि आपको फिर भी आपत्ति है तो हम इस पर जोर नहीं देंगे। नहीं ठाकुर साहब, आपकी बात में भी सच्चाई है। ठीक है, बेटी कादम्बरी, जरा बाहर आना। कुछ ही देर में कादम्बरी चाय की ट्रे लेकर आई। वह अत्यंत सुंदर और सुशील लग रही थी। पिता की आज्ञा पाकर वह विक्रम के साथ बगीचे की ओर चली गई। एकांत में दोनों शांत खड़े थे। कादम्बरी संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब मैं क्या करूं? बातचीत कहां से शुरू करूं? पिताजी ने जो 3 सवाल दिए थे वही पूछ लेता हूं। अगर इसने सही जवाब दिए तभी बात आगे बढ़ेगी। सुनो, मैं तुमसे कुछ विशेष पूछना चाहता हूं। क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगी? जी पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरे 3 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल, वह कौन सी चीज है जो कम होकर भी भारी होती है और ज्यादा होकर भी हल्की रह जाती है? मेरा दूसरा सवाल, कौन सी जीत हार से भी बड़ी होती है? और मेरा तीसरा सवाल, वह कौन सा हिसाब है जो जोड़ने पर बढ़ता नहीं लेकिन तोड़ने पर पूरी तरह खत्म हो जाता है? तीनों सवाल सुनते ही कादम्बरी का सिर चकरा गया। उसने कभी ऐसे अजीब सवाल नहीं सुने थे। यह आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृपया कुछ और व्यावहारिक बातें पूछिए। इन पहेलियों का उत्तर देना मेरे वश की बात नहीं है। मैं इनका जवाब नहीं जानती। मेरे पास केवल यही 3 सवाल हैं। यदि तुम्हें इनका उत्तर ज्ञात हो तो बताओ, अन्यथा मुझे और कुछ नहीं पूछना। मुझे क्षमा करें, परंतु मेरे पास इन अजीबोगरीब सवालों का कोई जवाब नहीं है। दीनदयाल जी तो कह रहे थे कि यह बहुत होशियार है, लेकिन यह तो साधारण पहेली भी नहीं सुलझा सकी। पिताजी के अनुसार यह लड़की मेरे लिए सही नहीं है। भले ही यह दिखने में अच्छी है, पर मैं अपने पिता के वचनों और उनके अनुभव के खिलाफ नहीं जा सकता। कादम्बरी से, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। जब वे वापस आए तो रघुवीर जी ने विक्रम की आंखों में निराशा देख ली। वे समझ गए ठाकुर साहब ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। समय बीतता गया। विक्रम के लिए कई और रिश्ते आए। हर बार विक्रम लड़की से अकेले में वही 3 सवाल पूछता, लेकिन कोई भी लड़की उनका जवाब नहीं दे पाती। देखते देखते दर्जनों रिश्ते ठुकरा दिए गए। इस बात से रघुवीर सिंह भीतर ही भीतर चिंतित रहने लगे और उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मुझे विवाह की कोई जल्दी नहीं है। आपने चिंता के मारे अपनी क्या हालत बना ली है। आप ही तो कहते थे ना कि देर सवेर सही लड़की मिल ही जाएगी। अब आप ही हिम्मत हार रहे हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। अच्छा सुनो, व्यापार के सिलसिले में मुझे शहर जाना था। वहां मेरे परम मित्र जगन्नाथ जी रहते हैं। उन्हें कुछ रुपयों का भुगतान करना है।
लेकिन मेरी तबीयत गवाही नहीं दे रही। पिताजी, मेरे रहते आप क्यों कष्ट करते हैं? आपकी जगह मैं शहर चला जाता हूँ। लेकिन बेटा, तुम आज तक कभी इस गांव की सीमा से बाहर अकेले नहीं गए हो। तुम शहर की चालाकियों को कैसे संभालोगे? पिताजी, भले ही मैं कभी बाहर नहीं गया, लेकिन मुझे एक अवसर तो दीजिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि शहर कैसा होता है। मैं जगन्नाथ चाचा जी से मिलकर उन्हें पैसे सुरक्षित सौंप दूंगा। विक्रम की हट के आगे रघुवीर सिंह को झुकना पड़ा। उन्होंने रुपयों से भरा एक चमड़े का बैग विक्रम को सौंपकर उसे विदा किया। विक्रम घोड़े पर सवार होकर शहर के रास्ते पर निकल पड़ा। दोपहर के समय जब वह घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, अचानक झाड़ियों में से 3-4 नकाबपोश लुटेरे बाहर निकले। ऐ लड़के, चुपचाप ये रुपयों का बैग हमारे हवाले कर दे, वरना जिंदा नहीं बचेगा। कौन हो तुम लोग? यह मेरे पिताजी की अमानत है। मैं इसे तुम्हें कदापि नहीं दूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। डाकुओं ने विक्रम पर हमला कर दिया। विक्रम ने मुकाबला करने का प्रयास किया, लेकिन वे संख्या में अधिक थे और हथियारों से लैस थे। उन्होंने विक्रम को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। जब विक्रम लहूलुहान होकर बेहोश हो गया तो वे रुपयों का बैग छीनकर चंपत हो गए। अगले दिन जब विक्रम को होश आया तो उसने खुद को एक अपरिचित खपरेल के मकान में एक खाट पर पाया। उसके सिर और बाजुओं पर पट्टियां बंधी थीं। उसके सामने एक अधेड़ उम्र की सौम्य महिला कल्याणी खड़ी थी। जी, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? अरे बेटा, उठो मत। मैं कल्याणी हूँ। तुम जंगल के रास्ते में अचेत पड़े थे। तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। मेरी बेटी तुम्हें लकड़ी बीनते समय वहां से उठाकर बैलगाड़ी में यहाँ लेकर आई है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ओह, मैं शहर जा रहा था। रास्ते में लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया। वे मेरा बैग लेकर भाग गए, जिसमें बहुत सारे रुपये थे। चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। अन्यथा उस वीरान जंगल में जंगली जानवर मुझे मार डालते। बेटा, धन तो हाथ का मैल है, फिर कमाया जा सकता है। जान बची, यही सबसे बड़ा उपकार है भगवान का। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं चंदनपुर गांव के ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा विक्रम हूँ। मैं जिस कार्य के लिए निकला था वही अधूरा रह गया। अब शहर जाने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे गांव वापस लौटना चाहिए। मैं चलता हूँ चाची। ऐसे कमजोर शरीर के साथ तुम रास्ते में फिर गिर जाओगे। मेरी बेटी रसोई में भोजन तैयार कर रही है। तुम 2 कौर अन्न ग्रहण कर लो। शरीर में थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी, फिर चले जाना। आवाज देते हुए, बेटी मेनका, यदि भोजन बन गया हो तो अतिथि के लिए थाली लगा दे। अभी लाई अम्मा। कुछ ही क्षणों में एक अत्यंत लावण्यमयी और सुंदर युवती थाली लेकर कमरे में आई। उसका नाम मेनका था। उसका रूप देखकर विक्रम स्तब्ध रह गया। मेनका ने शालीनता से थाली खाट के पास रख दी। विक्रम ने भोजन किया। कुछ देर विश्राम करने के बाद विक्रम के शरीर में थोड़ी चेतना आई। चाची, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। ऐसा स्वाद मैंने वर्षों बाद चखा है। मेरी मेनका सर्वगुण संपन्न है बेटा। जो भी इसके हाथ का खाना खाता है, उंगलियां चाटता रह जाता है। बेटा, इस संसार में हम माँ बेटी का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। मेनका के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से मैं लोगों के घरों में काम करके इसका पेट पाल रही हूँ। बस एक बार इसके हाथ पीले हो जाए तो मैं शांति से मर सकूंगी। आप चिंता ना करें चाची। जोड़ियां तो ईश्वर स्वर्ग में तय करता है। मेनका जैसी भली लड़की के लिए भगवान ने कोई अच्छा वर अवश्य चुना होगा। उसने मेरी रक्षा की है। मैं आप दोनों का यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे चलना चाहिए। पिताजी राह देख रहे होंगे। विक्रम वापस चंदनपुर पहुंचा और अपने पिता को आप बीती सुनाई। रघुवीर सिंह ने राहत की सांस ली कि उनका बेटा सुरक्षित है। समय के साथ विक्रम अक्सर मेनका के ख्यालों में खोया रहने लगा। बाजार में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और मेनका की मीठी बातों ने विक्रम के दिल में पूरी तरह जगह बना ली। पिताजी, मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद की है। वह वही मेनका है जिसने जंगल में मेरी जान बचाई थी। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह तो उत्तम समाचार है बेटा। जिस लड़की ने प्राण बचाए वह इस घर की लक्ष्मी बने तो इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन विक्रम, तुम्हें वह 3 सवालों वाली बात याद है ना?
क्या तुमने उससे वे प्रश्न पूछे? पिताजी, अभी तक मैंने उचित अवसर न मिलने के कारण वे सवाल नहीं पूछे हैं, परंतु मैं शीघ्र ही पूछ लूंगा। कुछ दिन बाद विक्रम ने मेनका से वे सवाल पूछे, लेकिन मेनका ने हंसकर टाल दिया और कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन विक्रम उसके प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि उसने घर आकर अपने पिता से झूठ बोल दिया। पिताजी, बहुत हर्ष की बात है। मैंने मेनका से वे तीनों सवाल पूछे थे और उसने उन सभी के बिल्कुल सटीक उत्तर दिए हैं। सच कह रहे हो बेटा। इसका अर्थ है कि मेरी खोज पूरी हुई। मैं जिस तीक्ष्ण बुद्धि बहू की तलाश में था वह मेनका ही है। गंभीरता से। वैसे बेटा, उसने उन 3 सवालों के क्या उत्तर दिए, मैं भी तो सुनूं। पिताजी, क्या आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है? मैंने आज तक आपके वचनों के कारण इतने उत्तम रिश्ते ठुकराए हैं। क्या मैं आपसे असत्य बोलूंगा? मेनका ने जो उत्तर दिए वे इतने गहरे थे कि मैं स्वयं चकित रह गया। रघुवीर सिंह ने अपने बेटे पर विश्वास कर लिया। धूमधाम से मेनका और विक्रम का विवाह संपन्न हुआ और मेनका चंदनपुर की हवेली में आ गई। कुछ ही महीनों बाद रघुवीर सिंह की तबीयत अत्यधिक बिगड़ गई। एक रात जब हवेली में सन्नाटा बसता था, रघुवीर सिंह ने मेनका को एकांत में अपने कक्ष में बुलाया। बेटी मेनका, मैं तुम्हें एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जो आज तक मैंने विक्रम को भी नहीं बताया। मेरा बेटा अत्यंत सीधा है। उसे संसार की धूर्तता की समझ नहीं है, परंतु मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास है। मेरे साथ आओ। रघुवीर जी मेनका को हवेली के एक गुप्त तहखाने में ले गए, जहां सोने के सिक्कों से भरा एक विशाल संदूक रखा था। बेटी, यह मेरे पूर्वजों की संचित पूंजी है। मैंने इसे विक्रम के भारी संकट के समय के लिए सुरक्षित रखा है। जब तक जीवन में कोई बड़ी विपदा आए तब तक इस खजाने की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, यहाँ तक कि विक्रम को भी नहीं। क्या तुम मुझे वचन देती हो कि तुम इसकी रक्षा करोगी? जी पिताजी, आप निश्चिंत होकर विश्राम करें। मैं आपके इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। यह रहस्य मेरे साथ ही दफन रहेगा। इसके कुछ ही दिनों बाद ठाकुर रघुवीर सिंह परलोक से धार गए। पिता के जाते ही मेनका के तेवर पूरी तरह बदल गए। उसने अंधाधुंध खर्च करना शुरू कर दिया। अपनी माँ के लिए शहर में बंगला बनवा लिया और व्यापार को घाटे में डुबो दिया। सुनो, अगले सप्ताह मेरे मायके के रिश्तेदारों में एक बड़ा विवाह है। मुझे शहर के सबसे बड़े जौहरी से सोने का नया हार और कंगन बनवाना है। तुरंत रुपयों का प्रबंध करो। यह तुम क्या कह रही हो मेनका? हमारा पूरा व्यापार चौपट हो चुका है। कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास पहले से ही इतने आभूषण हैं, फिर इस संकट के समय नए गहनों की हट क्यों? मुझे इन सब बहानों से कोई सरोकार नहीं है। मुझे गहने चाहिए तो चाहिए। यदि तुम अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते तो मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। अपनी यह दरिद्रता अपने पास ही रखो। मैंने कह दिया ना कि हमारे पास भोजन के लिए भी दाने नहीं बचे हैं। आज मुझे समझ आया कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई। मैंने तुम्हारे प्रेम में अंधा होकर अपने पूजनीय पिताजी से असत्य बोला था कि तुमने मेरे तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, जबकि सत्य तो ये है कि तुम एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानती थी। तुम कभी इस घराने के योग्य थी ही नहीं। अच्छा, तो फिर किसने कहा था तुमसे अपने पिता से झूठ बोलने के लिए? साफ कह देते कि इस गंवार लड़की को कुछ नहीं आता। झूठ तुमने बोला, पाप तुमने किया तो भुगतोगे भी तुम ही। तुम्हारी इस फटीहाल जिंदगी में रहने से बेहतर है कि मैं अपनी माँ के पास शहर के बंगले में रहूं। खुद की तो एक ढेले की औकात नहीं है तुम्हारी। मेनका अपना सामान बांधकर हवेली से निकल गई। हताश होकर विक्रम ने शहर में अपने पिता के पुराने मित्र जगन्नाथ जी से सहायता मांगने का निश्चय किया। संयोगवश उसी दोपहर जगन्नाथ जी स्वयं चंदनपुर की हवेली में विक्रम से मिलने पहुंच गए। जगन्नाथ चाचा जी, मैं बर्बाद हो गया। मेनका मुझे छोड़कर चली गई और व्यापार पूरी तरह डूब चुका है। बेटा विक्रम, यह सब सुनकर मुझे अत्यंत दुख हुआ, परंतु तुम्हारे पिताजी ने तो अपनी जीवन भर की गुप्त पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे संकट काल के लिए हवेली में ही छुपाया है, और उसका स्थान तुम्हारी पत्नी मेनका को बताया था। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता चाचा जी। इसका अर्थ है कि मेनका मुझसे जानबूझकर झगड़ा करके मायके गई है ताकि मैं हवेली से बाहर निकलूं और वह पीछे से उस खजाने को साफ कर सके। हमें तुरंत उस धन को खोजना होगा।
दोनों तहखाने में गए और सारे सोने के सिक्के थैली में समेटकर पास की अलमारी के पीछे छिप गए। कुछ ही घंटों बाद मेनका एक नकाबपोश आदमी रमेश के साथ वहां आई। जल्दी करो रमेश, विक्रम इस समय हवेली में नहीं है। वह सोने के सिक्के लेकर हम यहाँ से तुरंत भाग निकलेंगे। मैंने इसी खजाने के लिए तो उस सीधे सादे विक्रम से विवाह का नाटक किया था। तुम्हें याद है ना रमेश, जब ये पहली बार शहर आ रहा था तो जंगल में इसके पैसों का बैग तुमने ही लुटवाया था ताकि मुझे इसके घर में प्रवेश करने का अवसर मिल जाए। अलमारी के पीछे छिपे विक्रम के कानों में जब यह सत्य पड़ा तो उसके क्रोध और ग्लानि की सीमा न रही। उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो गया। मैंने कहा, यहाँ संदूक में तो एक भी सिक्का नहीं है। ये संदूक तो पूरी तरह खाली है। झूठी मक्कार औरत, तूने मुझे धोखा दिया है ताकि तू स्वयं सारा माल दबा सके। रमेश, मेरा विश्वास करो, सिक्के इसी संदूक में थे। मुझे नहीं पता कि उन्हें किसने निकाला। दोनों आपस में ही बुरी तरह लड़ने झगड़ने लगे। जगन्नाथ जी ने विक्रम को रोका और वे दोनों चुपके से हवेली के दालान में आ गए। विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। चाचा जी, आज मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। मैंने अपने पूजनीय पिता से छल किया। शांत हो जाओ बेटा, जो बीत गया वह एक बुरा स्वप्न था। तभी हवेली के मुख्य द्वार से एक अत्यंत सौम्य, शांत और संस्कारी युवती भीतर आई। वह जगन्नाथ जी की पुत्री वैदेही थी। जी पिताजी, मैं चाची के घर से लौट आई। जब आप नहीं मिले तो मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ चली आई, विक्रम को देखकर। पिताजी, क्या बात है, आप दोनों इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हैं? जगन्नाथ जी के इशारे पर विक्रम ने ग्लानि और भारी मन से वैदेही को अपनी पूरी कहानी, 3 सवाल और मेनका के धोखे की दास्तान सुनाई। आपके साथ जो हुआ वह अत्यंत दुखद है। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि ठाकुर रघुवीर सिंह जी के वे 3 प्रश्न क्या थे? हाँ, पहला सवाल था, वह कौन सी चीज है जो कम होकर भी भारी होती है और ज्यादा होकर भी हल्की रह जाती है? ईमानदारी और नीति से कमाया गया धन। यदि न्याय की कमाई बहुत कम भी हो तो समाज और ईश्वर की दृष्टि में उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। इसके विपरीत बेईमानी से कमाया गया धन पहाड़ों के समान भी ऊंचा हो तो भी वह चरित्र और सम्मान की तराजू में हमेशा हल्का और तुच्छ ही रहता है। और दूसरा सवाल, कौन सी जीत हार से भी बड़ी होती है? वह हार जो सत्य, धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए मिली हो। यदि कोई मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलते हुए हार भी जाए तो उसकी वो हार किसी भी अधर्म की जीत से कई गुना बड़ी और पूजनीय होती है। मेरा तीसरा सवाल था, वह कौन सा हिसाब है जो जोड़ने पर बढ़ता नहीं परंतु तोड़ने पर पूरी तरह समाप्त हो जाता है? वो है भरोसा, यानी विश्वास। भरोसा जीवन का वह अनमोल हिसाब है जिसे यदि आप कितना भी जोड़ने का प्रयास करें वह अपनी सीमा से अधिक नहीं बढ़ता, परंतु यदि एक बार भी वह बीच से टूट जाए तो फिर उसे दोबारा जोड़ना असंभव होता है। वह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। वैदेही के मुख से इन सटीक और ज्ञानवर्धक उत्तरों को सुनकर जगन्नाथ जी और विक्रम पूरी तरह अवाक रह गए। विक्रम को एहसास हुआ कि उसके दूरदर्शी पिता वास्तव में इसी दिव्य बुद्धि वाली कन्या की खोज में थे। विक्रम बेटा, विधाता का चक्र देखो, भटकते हुए ही सही, तुम अंततः सही मार्ग पर आ ही गए। यदि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो और वैदेही को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करना चाहते हो तो मुझे इस रिश्ते से बढ़कर कोई और खुशी नहीं होगी। विक्रम ने वैदेही की ओर देखा जिसने शालीनता से अपनी नजरें झुका ली थी। विक्रम की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में एक नई सुबह की उम्मीद और सच्ची समझ की चमक थी। उसने जगन्नाथ जी के पैर छुए और इस पवित्र बंधन के लिए अपनी मूक स्वीकृति दे दी। सत्य और समझदारी की अंततः विजय हुई।